हर शुभ काम की शुरुआत इन्हीं से होती है और आपके सिलेक्शन तैयारी की शुरुआत के लिए 19 से 21 सितंबर सुपर कोचिंग लेकर आया है बप्पा मोरिया सेल तैयारी का श्री गणेश, जहां आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सब? आशा और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे गाइस। तो चलिए फटाफट जल्दी से आ जाइए, क्योंकि घड़ी की सुइयों ने सुबह के 9 बजने का इशारा कर दिया है और 9 बजने का वो समय होता है जब मैं अविरल विश्वकर्मा आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हो जाता हूँ टेक्स्ट बुक टीचिंग पर। आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं टीचिंग से संबंधित, चाहे वो बीपीएससी की हो, चाहे वो सीटेट की हो, स्टेट की सीटेट की हो, यूपी टेट या किसी अन्य स्टेट टेट की हो, सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी की जो भूमिका है, उस हिंदी की भूमिका में आप सबको बेहतर नंबर दिलाने, आपकी स्थिति बेहतर करने या फिर आपके कॉन्सेप्ट को और बेहतर बनाने के लिए मैं उपस्थित हो जाता हूं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आपको ले चलते हैं आपके आज के हिंदी के प्रश्नों की दुनिया में। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आई होप आपने ज्वाइन कर लिया होगा। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो इसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ज्वाइन करना। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे सेशंस होते हैं जो रैंडम अटेंडेंस में लग जाते हैं कई बार, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहीं से देता हूँ। या फिर इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कंटेंट के अलावा, इसके अलावा भी कई सारे कंटेंट होते हैं, पीडीएफ होते हैं जो आपको यहाँ प्रोवाइड कराता हूँ मैं, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। क्विजेस एंड पोल्स के माध्यम से जो प्रैक्टिस का ऑप्शन है वो बहुत ही बेहतर है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। हिंदी के सारे प्रश्न आपको यहाँ पे मिलते हैं रेगुलर। ठीक है, मैं बहुत अच्छा हूँ बेटा, थैंक यू सो मच, स्वागत है सना। काफी हद तक साजिया ठीक है, बट पूरी तरह से नहीं, थोड़ा थोड़ा होगा। हाँ जी, चलिए शुरुआत करें, फिर क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने। लिखा है जनसंचार माध्यमों द्वारा प्रसारित भाषा को कैसा होना चाहिए। जनसंचार माध्यमों द्वारा प्रसारित भाषा को कैसा होना चाहिए पूछा जा रहा है। चलिए जरा एक बार कोशिश कीजिए सभी लोग। जनसंचार माध्यमों, जी बिल्कुल स्वागत है बेटा, बहुत बढ़िया। जितने भी मेरे शेर शेरनी उपस्थित हो चुके हैं, आप सभी का हार्दिक आभार मेरे साथ जुड़ने के लिए। और बाकी सारे सेशंस को भी जरा एक बार सब बाकी सारे ग्रुप में जहां भी आप जुड़े हुए हैं वहां भी सेशन को शेयर कर दिया जाए। जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं वहां भी सेशन को एक बार सभी लोग शेयर कर दें, ताकि बाकी सारे साथियों को पता चल जाए। चलिए बहुत बढ़िया। तो जनसंचार माध्यमों द्वारा प्रसारित भाषा को कैसा होना चाहिए? सरल सुबोध होना चाहिए, या फिर जटिल और गूढ़ होना चाहिए, भावुक उद्वेगपूर्ण होना चाहिए, या स्पष्ट और भ्रामक? तो यहाँ पे सरल सुबोध और प्रभावी होना चाहिए, बिल्कुल सटीक आंसर है। आप सबने बहुत अच्छा आंसर दिया है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि रीतिकाल का कवि कौन है। रीतिकाल के बारे में आपको मैंने बताया है कि जब काल विभाजन किया तो पहले 3 कालों में बांटा गया था, बाद में जयशंकर प्रसाद जी ने, सॉरी रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी जो बुक लिखी हिंदी साहित्य का इतिहास, तो वहां पे क्या किया गया, इन्होंने 4 कालों में बांट दिया। पहला इन्होंने कहा कि वीर गाथा काल है, जिसे आदिकाल के नाम से हम जानते हैं, उसे इन्होंने वीर गाथा काल के नाम से बताया, क्योंकि वीरों की गाथा ही लगभग इसमें रचनाओं में मिलती है। उसके बाद फिर भक्ति काल आता है, जहां भक्ति भावना से ओतप्रोत रचनाएं मिलती हैं, उन्हें भक्ति काल कहा गया। जहां पर श्रृंगारिक रचनाएं मिलनी शुरू हो गई, वहां से उस कालक्रम को इन्होंने रीतिकाल नाम दिया। और फिर उसके बाद अंतिम जो आज तक चला आ रहा है उसे आधुनिक काल नाम दिया। हालांकि आधुनिक काल के भी बहुत सारे अलग अलग भाग हो गए हैं, जिनमें सबसे शुरुआत होती है भारतेंदु से, इसके बाद फिर द्विवेदी युग, भारतेंदु 1850 से 1900 तक, और 1900 से 1920 तक द्विवेदी युग आता है, चलता रहता है। इसके अलावा द्विवेदी युग के बाद फिर छायावाद आता है, जो कि 1920 से 1936 तक चलता है।
छायावाद। इसके बाद प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, या फिर जो अभी नई हिंदी भी जल्दी ही आने वाली है। तो चीजें लगातार बढ़ती जा रही हैं और होता जा रहा है। तो यहाँ पे देखो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिहारी और सुमित्रा नंदन पंत। अगर बात करें पंत जी, निराला जी और प्रसाद जी, तो ये छायावादी कवि हैं। बिहारी जी रीतिकालीन कवि हैं, यानी कि श्रृंगारिक कवि हैं, रीतिकालीन कवि। तो लगभग सबको पता है ना बिहारी जी रीतिकालीन कवि हैं। अगर पूछे बिहारी जी का फेमस क्या है तो दोहा। इन्होंने एक रचना करी है जो कालजयी रचना है कह सकते हैं, और मुझे लगता है शायद इकलौती इनकी रचना है जिनके नाम, जिनकी वजह से इनका नाम आज हम लोग ले रहे हैं। शायद बिहारी सत्सई अगर नहीं लिखी होती, सतसई में 713 दोहे, तो बिहारी जी की क्या है, सतसई सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी सतसई की वजह से ही सतसई में ऐसा कहा जाता है कि 713 दोहे थे, और यही दोहे ही जो है क्या फेमस है, दोहा। हाँ, तो दोहे ही इनके फेमस है, और इसी की वजह से आज हम इनका नाम शायद ले पा रहे हैं। तो रीतिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न बताओ। आगरा का बहुवचन होगा। आगरा, आगरा एक शहर है ना, आगरा एक शहर है, तो आगरा का बहुवचन होगा भी। आगरा लिखा है ना, शहर का नाम है, तो शहर का नाम है तो उसका बहुवचन कैसे करेंगे आप। ठीक है, तो आगरा का बहुवचन पूछा है ना, तो आगरे, आगरो, आगरे। कई बार आपने सुना होगा आगरे का पेठा है। आगरे मतलब कई सारे आगरे नहीं, आगरे का पेठा, आगरा का पेठा है। तो आगरे का मत कर देना कभी कि आपने सुना हो कि हाँ यार बोलते तो है आगरे, नहीं, आगरा का आगरे नहीं होता है। कोई भी बहुवचन इसका चेंज बदलेगा नहीं ना, इसका बहुवचन नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात। चलिए बहुत बढ़िया मेरे चीतो, सेशन को जरा शेयर करते रहे। जो नए साथी मेरे साथ आ रहे हैं वो सेशन को जरा शेयर कर देंगे भाई। पिंकी, लुशिता, जेके सिंह, साजिया, ईशाना, नैना, वैशाली, सुषमा, प्रीति, रामकेश पासवान जी, बहुत बढ़िया, पोद्दार, गुड, नीतू, अंजू, बीके भारती, सभी लोग आंसर दे रहे हैं। बड़ा बहुत बढ़िया, सब लोगों ने आंसर अच्छा दिया है। अगला प्रश्न बताओ। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। क्या पूछा है, हिंदी में स्पर्श व्यंजन। तो देखो पहले जैसे उसने ये प्रश्न पढ़ते समय आपके दिमाग में वो पिक्चर चलनी शुरू हो जानी चाहिए। जैसे जैसे उसने कहा हिंदी के स्पर्श व्यंजन, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि अगर हम बात करेंगे स्पर्शी व्यंजनों की तो उनकी संख्या होती है 25, और जो होते हैं क से लेकर म तक। क से लेकर म तक इसमें कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क च ट त प। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कह रहा है कि हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण। दूसरे चौथे का मतलब होता है जैसे यहाँ पे ख न, च, छ, ट, थ, त, थ, प, फ। ये वाला कौन सा वर्ण है, दूसरा। ये पहला वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है। और चौथे की बात कर रहे हैं ना, तो तीसरा छोड़ने के बाद यहां पर चौथा, क, ख, ग, घ और अंग, च, छ, ज, छ। देखो यहाँ पे तो कह रहा है कि ये तीसरा, चौथा और पांचवा, तो ये पहला और दूसरा और चौथा ना, तो दूसरा और चौथा ये क्या होते हैं, ये होते हैं महाप्राण व्यंजन। दूसरा और चौथा हमेशा महाप्राण व्यंजन होता है। पहला और तीसरा अल्पप्राण होता है। पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्पप्राण होता है। दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। पहला तीसरा का मतलब होता है पहला, तीसरा और पांचवा, यानी क, ग और अंग। ये ध्यान रखना, मैं जब बोलूंगा पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, इसका मतलब क्या होगा, इसीलिए मैंने लिख दिया कि कुछ लोगों को शायद ना समझ में आए कि ये क्या है दूसरा चौथा, ये क्या है पहला तीसरा। तो 1 3 5 यानी पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। घोष की बात करें तो अघोष और सघोष होता है। तो घोष मतलब ही, इसी घोष को सघोष कहते हैं। वरना कई बार आप कंफ्यूज होते हैं कि सर जी आपने तो अघोष और सघोष पढ़ाया था, वहां तो घोष पूछ लिया था, वहां सघोष अघोष पूछा ही नहीं था, ये कहां से आता है। इसी अघोष को सघोष कहते हैं बेटा। अघोष में आता है पहला और दूसरा वर्ण, इसमें आता है तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक है, अब यहां तक कुछ लोग तो इतना प्रश्न पूछे कि सर एक बार तो आप कह रहे हैं कि पहला, तीसरा, पांचवा जब अल्पप्राण हो गया तो फिर तीसरा, चौथा, पांचवा घोष
भाई मेरे, ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये प्राणवायु के आधार पर बंटवारा है, ये घोषत्व के आधार पर बंटवारा है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। एटलीस्ट आप लोग इस लेवल पे तो है कि ऐसे प्रश्न नहीं पूछेंगे मुझे लगता है शायद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एकदम पोस्टमार्टम कर दे रहे बेटा, थियरी पढ़ने की आपको आई थिंक जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना डिटेल में आपको समझा रहा हूं मैं, समय जरूर ले रहा हूं लेकिन पूरा डिटेल में समझा रहा हूं, क्योंकि अभी हमारे पास समय है डिटेल पढ़ने का। जैसे ही थोड़ा सा और टाइम मिलेगा, नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद एग्जाम की तैयारी, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, केवल प्रैक्टिस। तो हालांकि अभी हम दोनों कर रहे हैं। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है, बताओ। फ्री में अगर आपको प्रैक्टिकल क्लास पूरी पूरी पेड क्लास करनी है तो वो उसके इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिल सकता आपको। बताइए, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है। बताओ। बी पक्का, लॉक कर दिया जाए। चलो भाई, तो कह रहा है कि देखो वर्तनी की दृष्टि से, अब देखो यहाँ पे वंदना लिखा है, वंदना नहीं होता, बा नहीं होता, वंदना, ठीक है, वनंदना नहीं होता है, वंदन। देखो कभी कभी वंदना आपको ऐसे भी लिखा हुआ दिखेगा, ये वाला ध्यान रखना। हालांकि यहाँ तो वंदन लिखा है तो वंदन तो नहीं होगा, लेकिन वंदना अगर ऐसे लिखा हुआ दिखे तो गलत नहीं है। पहले हम लोग आधा न का प्रयोग, जितने भी पंचमाक्षर है ना, चाहे वो पंचमाक्षर का मतलब होता है जैसे यहाँ पे अंग, न्या, ड़, न और म, इनका जब आधा अक्षर लिखना होता है ये, तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे अनुस्वार लगा देते हैं, क्योंकि संधियां इस समय लेखन शैली में मैक्सिमम यही हो रहा है कि जितने भी अर्धाक्षर हैं उनकी जगह पे हम अनुस्वार लगा ही देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा वंदना। तो कभी ध्यान रखना, दोनों में लिखा हो तो ये नहीं कि सर ने ये वाला बताया ये वाला गलत है, नहीं, वो भी वही है, उसी को लिखा गया है इस तरह से। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, बताओ जरा क्या हो जाएगा। अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक या अनुनासिक, बताओ। हाँ जी बिल्कुल पूछा ही जाएगा लुषिता, लगभग पूछा जाएगा, हर प्रश्न में आ ही, हर परीक्षा में आता ही आता है। क्या हो जाएगा, डी पक्का, सबको डी लग रहा है, कुछ लोगों को सी लग रहा है। ध्यान से देखो बेटा, अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप गलत करोगे, कंसंट्रेशन कहीं और होगा, ध्यान भटकेगा, कहीं और सोचोगे कुछ भी तो गलत करोगे, इसलिए ऐसा मत करो। देखो सी, देखो सी में यहाँ पे कौन सा तालब विषय है, और अनुनासिक में तालब नासिका होता है, नासिका मतलब होता है नाक, और नासिका में क्या होता है राखी, ये अनुनासिक ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, इसलिए गलत नहीं करना है। अगला बताओ बेटा। हाँ जी बिल्कुल है बेटा, दोनों पेपर के लिए है, बट सेकेंड पेपर के लिए और ज्यादा भी पढ़ना पड़ेगा, लिटरेचर वाला पार्ट और डिटेल में। अन्वेषण शब्द का संधिविच्छेद है, अन्वेषण, अनुएषण, अनुवेषण या अन्वेषण, बताओ। जल्दी से बताओ, फटाफट आंसर करो। क्या होगा, हमने आपको बताया है कि जब भी कभी या और वा में, या और वा में आधा वर्ण लगा हो तो एक बार चेक कर लेना कहीं यण संधि तो नहीं है। करना कैसे है चेक, अगर जैसे यहाँ पे ना में ऐसे लगा हुआ है, करेंगे क्या, जो भी आधा वर्ण है उसको क्या करेंगे, अगर वा में लगा है तो ऊ की मात्रा, अगर वा में लगा है तो ऊ की मात्रा, और या में लगा है तो ई की मात्रा लगा देंगे। यहाँ पे क्या लगा है, वा में तो ऊ की मात्रा, और फिर इधर क्या लिखेंगे, वा में जो भी मात्रा लगी होगी उसी स्वर को यहां लिखेंगे। अगर कोई मात्रा ना लगी हो तो सर, कोई मात्रा ना लगी हो तो छोटा आ लिखेंगे, अगर कोई मात्रा लगी हो तो फिर वही लगेंगे। तो ए की मात्रा है तो ए लिख दिया। अब यहां देखेंगे
वा के बाद आगे क्षण लिखा है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे क्षण लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, ना के पहले अ लिखा है, तो यहाँ पे हम अ लिख देंगे। अनुधन एषण बराबर अन्वेषण, आसान तरीका है, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये वर्बली करना शुरू कर दोगे, अपने माइंड में करना शुरू कर दोगे, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने माइंड में करना शुरू कर दिया तो मात्र 5 सेकंड में आंसर निकाल लोगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? चलो बेटा, बहुत बढ़िया, सुपर मेरे चीतों, क्या बात है। देखो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं, मुझे ये लग रहा है। अभी बस जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस करके इन चीजों को वर्बली करने की कोशिश करेंगे हम लोग। मतलब आना क्वेश्चन आने लगा है, आप सही उत्तर देते हो, बट इसे इतना हम प्रैक्टिस करेंगे, इतना प्रैक्टिस करेंगे कि अब ये जो आ रहा है वो हमें इसे वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब इसे देख के नजर उत्तर देना शुरू कर दे, आंखों से देखें और वर्बली अपने माइंड में ही कैलकुलेट करके आंसर देना शुरू कर दे। ये काम करना है हमें। यशोदा में प्रयुक्त संधि क्या है? विसर्ग संधि होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हो जाता है यशः प्लस दा, यशः प्लस दा इज इक्वल टू यशोदा, यशः प्लस दा इज इक्वल टू क्या होता है? यशोदा हो जाएगा। बात समझ आई सबको? कोई कंफ्यूजन नहीं? डी नहीं होगा बेटा, डी तो अच्छा सेवेंथ का बता रहे हो, कोई बात नहीं, 8th में तो डी नहीं होगा, से होगा। लुषिता स्वर संधि कहां से हो जाएगा इसमें बेटा? स्वर संधि कैसे हो जाएगा? स्वर संधि में गुण संधि बता रहे हो, अगर गुण संधि होगा, ध्यान से समझना, मैं एक कंफ्यूजन और दूर करता हूं। यहां ओ की मात्रा लगी हुई है, तो कुछ लोगों को कभी कंफ्यूजन हो जाए कि ओ की मात्रा तो स्वर संधि में होती है। देखो, अगर ओ की मात्रा स्वर संधि में आती है, लेकिन गुण संधियों में इसको बनाने के लिए हमें आ प्लस उसकी जरूरत होती है, ऊ की, आ के साथ ऊ जुड़ेगा। तो अब यहां यश, मान लो एक तरफ मैंने कर दिया यश, ठीक है, यहां पे आ गया आ, लेकिन इधर हमको चाहिए ऊ, और यहां लिखा है दा, तो क्या करेंगे? उदा लिखेंगे, ऐसे उदा लिखेंगे, फिर ये उदा शब्द क्या हो जाए? कौन सा शब्द बनेगा? उदा। तो यहां उदा शब्द बन ही नहीं रहा है ना, इसलिए ये काम गलत होगा, ये गड़बड़ होगा, यहां विसर्ग होगा। अगर मान लो कभी दिमाग में आ ही जाए तो वो भी संभावना मैं खत्म कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे में बोलूंगा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, आपके दिमाग में चलता रहेगा यार क्यों नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा, ऐसा हो भी तो सकता है, इसलिए मैंने पूरी संभावना ही खत्म कर दी। मृगनयन में समास बताइए। गुड, बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही तो चाहिए। चलिए अगला बताइए। हो गया? बी पक्का, कर्मधारय, कर्म को धारण करने वाला कर्मधारय सब लोग कह रहे हैं। अब ये क्यों कह रहे हैं? जो साथी मेरे नए हैं वो ध्यान से देखें बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हैं ये लोग? अगर कह रहे हैं तो रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब भी कभी आपके नजरों के सामने कोई शब्द आए, आप उसे पढ़ें और आपको लगे कि यहां पर तुलना की जा रही है, उस शब्द में 2 पद हैं और एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, या एक पद दूसरे पद की तुलना कर रहा है, या कुछ ऐसा बता रहा है जो क्या हो रहा है, एक दूसरे का रूप, यानी कि अगर रूपक बता रहा हो, रूप हो, या फिर दोनों को समानता दर्शाई जा रही है, तो वहां पे कर्मधारय समास लगा देना। हमेशा क्या हो जाएगा? वहां पे कर्मधारय समास। मृगनयनी मतलब पूछ रहा है कि आपके नयन कैसे हैं? मृग के समान है। आपकी आंखें जो है वो हिरनी के समान है, आपकी चाल हिरनी के समान है। नहीं, चाल तो नागिन के समान होती है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं, गाल टमाटर की तरह। पहले एक वो आता ना, छोटे वाले मोबाइल में मैसेजेस आते थे पहले, पता है कोई है? छोटे वाले मोबाइल होते थे जब, ये वाले बड़े वाले नहीं होते थे, तो उसमें शायरियां भेजते थे ना, दोस्तों को ऐसे छोटी छोटी शायरियां, 2-2 लाइन की शायरियां भेजते थे ना, कि कैसे था कि गाल टमाटर की तरह, नाक होंठ गुलाब, कैसे थे पता नहीं, उसमें था लास्ट में होता था नाक भिंडी की तरह ना, और या खुदा मुझे दोस्त दिया है या सब्जी मंडी की तरह, दोस्त भी दिया तो सब्जी मंडी की तरह, ऐसे छोटे छोटे ऐसे गंदे वाले वो होते थे, शायरियां होती थी, ठीक है, वो भी जमाना था। चलो आगे देखते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है?
जिसमें कोई पद प्रधान, मुझे याद नहीं फिलहाल, नहीं पढ़ते थे हम लोग, रोग भेजा जाता था, वो भी जमाना था, और टाइप करके भेजते थे लोग। सोचो पहले एक बटन को 4 बार दबाना पड़ता था लिखने के लिए ना। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहां होता है, क्या होता है भाई बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ, ग्रीटिंग में भी ऐसे वो वाले मैसेज तो बड़े खतरनाक होते थे, जिसमें लिखा होता था नीचे देखें ना, नीचे स्क्रॉल करें, और उसमें डॉट 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 करके नीचे लिखा। तो उस छोटे से मोबाइल में, इसमें बड़े वाले में तो मान लो ये आसान हो जाता है, ऐसे उठा दो स्क्रॉल करके नीचे लाता था। वहां एक एक बटन दबा के नीचे जाना पड़ता था, और पता लगा 3 मिनट की मशक्कत के बाद नीचे लिखा होता था हैप्पी न्यू ईयर, बस और कुछ नहीं। चलो आगे, आगे देखो, अन्य अर्थ प्रधान होता था, क्या हो जाएगा, अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहां क्या होता है। तो कर्मधारय में, कर्मधारय चूंकि तत्पुरुष का भाग होता है तो दूसरा पद प्रधान होता है ना, यहां हो नहीं सकता। अव्यय भाव में प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान, ये तरीका बताया था ना आप लोगों को, ए प्लस बी माइनस वाला, ए प्लस बी माइनस, तो ये वाला। तत्पुरुष समास में क्या होता है, ए माइनस हो जाता है और बी प्लस हो जाता है, यानी द्वितीय पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में ए माइनस एंड बी माइनस, यानी दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, ये उत्तर समझ में आया बेटा। पढ़ना शुरू किया जाए भाई। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। बस बहुत हो गया, ज्यादा हो जाएगा तो फिर बहुत ओवर हो जाएगा ना, ऐसे हमको बहुत ज्यादा गुड मॉर्निंग मान लो उल्टी उल्टी आ गई तो। चलो, भारत अब प्रौढ़ावस्था में आ पहुंचा है। भीषण घात प्रतिघात से साक्षात्कार करते हुए भी उसने बहुमुखी विकास किया है, इसमें संदेह नहीं। लेकिन उसका एक प्रकोष्ठ अंधकार में, प्रकोष्ठ मतलब होता है एक भाग, एक कमरा, उसका एक प्रकोष्ठ अंधकार में अभी भी डूबा हुआ है। हृदय, जो कि मानवीय क्रिया व्यापार का नियंता है, इस समय वह स्वार्थपरता और भोगवाद के ऐसे रोग से ग्रसित हो गया है जिसके कारण मानवीय आचरण भी बनैला हो गया। बनैला मतलब समझते हैं, बनैला मानवीय मतलब होता है जो मानवीय आचरण होते हैं, बनैला मतलब जंगली, मानवीय आचरण भी जंगली हो गया, बनैला, बन से बनैला हो गया है। क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद प्रभृति विभीषिकाएं जो आजादी के साथ उपहार में मिली थी, आए दिन कहीं ना कहीं अपनी लोमहर्षक लीला, लोमहर्षक जलीला नहीं, लोमहर्षक लीला, लोमहर्षक मतलब होता है लोम को हर्षाने वाली, यानी हृदय को आकर्षित करने वाली लोमहर्षक लीला संपन्न करती रहती हैं। परिणाम स्वरूप शिथिल पड़ते अनुशासन के बंधन, विखंडित होती श्रद्धा और कलंकित होता विश्वास मानवता के लिए कांटों की सेज बन प्रस्तुत हो रहे हैं। फिर भी 21वीं सदी में प्रवेश की अधीरता ही सर्वाधिक रही है। कतिपय लोल कपोलों की कृत्रिम संगीनियां, कपोल, लोल कपोलों की कृत्रिम रंगीनियां का, लोल कपोल मतलब होता है कपोल कल्पित, यानी कल्पना में ही, कृत्रिम रंगीनियां मतलब जो वास्तविक नहीं है, बस केवल कल्पना मात्र है। लोल कपोलों की कृत्रिम रंगीनियां समूह देशवासियों का पर्याय मान लेना उचित नहीं है। अतः कल्पना के भव्य महलों के ध्वंसावशेषों पर, कल्पना के भव्य महलों, जो सिर्फ कल्पना में महल है, उनके भव्य महलों के ध्वंसावशेषों जो गिर चुके हैं, कल्पना के महल जो गिर चुके, ढह चुके हैं, उनके अवशेष बचे हैं, पर यथार्थ की झोपड़ियां का निर्माण ही उचित होगा। एक बार पैराग्राफ आप देखिए अपने हिसाब से, एक बार पैराग्राफ आप लोग पढ़िए। कंसंट्रेट करके पढ़िएगा बेटा, वरना फिर थोड़ा सा अच्छा पैराग्राफ है तो आई होप कि आपको काफी फायदा मिलेगा। गुड मॉर्निंग मेरे चीतो, बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो भी मेरे साथ नए साथी जुड़ रहे हैं आप सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सुप्रभात, नमस्कार। चलिए जुड़ दिया, पढ़ लिया ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है बताओ, प्रश्न को देखें और उत्तर दें। कह रहा है कि वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रयत्न दोनों, प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ। बहुत बढ़िया,
कह रहा संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। रंगीनियां, ध्वंसावशेषों, अधीरता और संप्रदायवाद। लगाओ दिमाग, दिमाग लगाओ सभी लोग और बताओ उत्तर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। मैं बताऊंगा नहीं, अभी उत्तर आप दीजिए पहले, फिर मैं देखता हूं। एक एक प्रश्न को टाइम पर्याप्त लीजिए। लिखा है रंगीनिया, यहां पे क्या है, शब्द है, आपका मूल शब्द है रंगीन ना, और रंगीनिया में इया जोड़ा गया है, तो रंगीनिया कैसे हो गया, बहुवचन बनाना पड़ेगा। बहुवचन बनाएंगे तो ना में ई की मात्रा लग जाएगा, रंगीनिया यहां जुड़ जाएगा तो रंगीनिया हो जाएगा। रंगीन से रंगीनिया हो जाएगा। यहां पे प्रत्यय तो जुड़ा है लेकिन संधियां दिखाई नहीं दे रही हैं। ध्वंसावशेषों, दूसरा वाला देखो जरा, सब लोग कह रहे हैं कि डी हो जाएगा पक्का। अच्छा, डी में क्या है, संप्रदायवाद। चलिए, संप्रदाय पूरा ही होगा, ये संप्रदाय पूरा शब्द होगा। संप्रदाय मतलब क्या होता है, समाज, समूह। तो संप्रदायवाद, वाद लास्ट में लगा हुआ है ना, यहां भी नहीं होगा, देखो ध्यान से। ध्वंस, क्या लिखा है, ध्वंस प्लस अवशेष, अवशेष, ध्वंस प्लस अवशेष प्लस ओ। ये देखो, ध्वंस प्लस अवशेष, यहां पे आ है, यहां पे आ है, दोनों आ मिलके दीर्घ संधियों में क्या बनाएगा, ध्वंसावशेष बना देगा। ध्वंसावशेष, ये क्या बनाएगा, दीर्घ संधियां हो जाएंगी, ध्वंसावशेष, और ओ लगेगा तो ध्वंसावशेषों। देखो ध्यान से, तो यहां पर क्या बन गया, यहां संधि भी है और यहां पर प्रत्यय भी लगा हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट गाइज, गेटिंग माई पॉइंट। एक बार जल्दी से देखो, जो मैंने बताया आपको समझ में आ गया, क्या सही लग रहा है आपको, लग रहा है कि हाँ सही है, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को भी? बहुत बढ़िया। जयकिशन, प्रीति, सुषमा, साजिया, नीतू, राज, लक्ष्मी, एमजी, बीके भारती, मीना तिवारी, शशि, रीना, एवरीवन, किसी कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या? नहीं होना चाहिए, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से वह शब्द बताइए जिसमें समास तथा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। लो भाई, अगला प्रश्न फिर से एक बार बढ़िया वाला प्रश्न है। देखो जरा ध्यान से, कह रहा है कि इनमें क्या क्या बताना है, समास भी बताना है, उपसर्ग भी होना चाहिए। घात प्रतिघात, भारतवासियों, कर्मयोगी, आत्मनिर्भरता। घात प्रतिघात, भारतवासी, भारतवासियों, कर्मयोगी और आत्मनिर्भरता। क्योंकि समास भी पूछा है, और समास पूछा है तो एक ही ऑप्शन है, क्योंकि आत्मनिर्भरता मतलब होता है स्वयं पर निर्भरता, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे उपसर्ग का नहीं है, यहाँ ता प्रत्यय लगा हुआ है, आत्मनिर्भर में ता प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये तो होगा नहीं। कर्मयोगी नहीं होगा, भारतवासी, भारत उपसर्ग तो है ही नहीं। ये देखो, घात प्रतिघात कैसे बनेगा, घात प्रतिघात में क्या है मेरे चीतों, द्वंद्व समास है। जो साथी मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, बेटा आपसे एक ही अनुरोध है कि आप भी अपने ग्रुप में, यानी कि जहां भी आप हैं, चाहे टेलीग्राम पे होंगे, चाहे जहां भी व्हाट्सएप पे होंगे, सेशन को जरूर शेयर करेंगे। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, इसलिए कि उन सभी साथियों को, आपके जो और भी साथी हैं जिनको नीड है, जिनको जरूरत होती है, जिनको होता है कि यार कहीं हिंदी की क्लास पढ़ रहे, मिल रही हो तो पढ़ ले, हम जरा प्रैक्टिस कर ले हिंदी की, क्योंकि हिंदी की बड़ी समस्या होती है, प्रश्न जल्दी मिलता नहीं, तो आप लोग को उसको वहां तक पहुंचा देंगे तो उनका भी फायदा हो जाएगा। तो घात प्रतिघात में क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। और पूछा कि उपसर्ग, तो ये देखो प्रति जो है ये एक उपसर्ग भी तो है, यानी कि दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न बताएं, वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। सेम ही तो है ना। अच्छा, फिर से पूछ लिया, वह अब की बार देखो ध्यान से क्या पूछा, यहां पूछा था कि वह शब्द बताइए, यहां पे पूछ लिया एक और वेरिएशन, वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हो, उपसर्ग भी हो, प्रत्यय भी हो, और शब्द तत्सम भी होना चाहिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच सादिया। तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ हो। देखो जरा क्या हो जाएगा, मानवीय लिखा है, मानव में ई प्रत्यय लगा दिया तो बन गया, लेकिन उपसर्ग तो लगा नहीं यहाँ पे। मानवता, मानव में ता प्रत्यय लगा दिया तो बन गया, लेकिन उपसर्ग तो यहां भी नहीं लगा हुआ है ना। ठीक है बेटा ईशाना। अधीर लिखा है, अधीर नहीं लगा यहां पे भी। विखंडित में शायद हो सकता है, देखें जरा। चलो एक काम करते हैं, पहले वी को अलग करते हैं, उपसर्ग है, फिर हम खंड कर लेते हैं इसके, और फिर उसके बाद लास्ट में इत प्रत्यय लगाते हैं। तो वी खंड इत,
इज इक्वल टू विखंडित। बहुत बढ़िया, अरे वाह क्या बात है, सुपर्ब सुपर्ब। चले आगे बेटा, बहुत बढ़िया, तुम लोग अच्छा आंसर दे रहे हो यार, कमाल कर रहे हो। पूछा है कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है। कर्म तत्पुरुष समास। अब अगर बात करें हम समास की, तो आप सबको पता है कि समास के प्रकार जो है वो होते हैं 6, जिनमें से अव्ययी भाव समास, जहां पे पद जो है वो अव्ययी हो जाता है, पद अव्यय, जा भाई, पद अव्यय हो जाता है ना। जहां पर दूसरा है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास जहां पे कारक चिन्हों का लोप होता है। क्या है, जहां पर कारक चिन्हों की बात की जाती है, इसी के बारे में पूछा है। नंबर तीसरे पे कर्मधारय समास, कर्म धारय समास, जहां पर क्या होता है विशेषण विशेष्य, जब दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होगा तो वहां पे कर्मधारय समास हो जाएगा। इसके अलावा द्विगु समास, क्या हो जाएगा, द्विगु समास, जहां पर प्रथम पद संख्यावाची हो लेकिन उसका अर्थ विशेष अर्थ ना हो रहा हो, जैसे तिरंगा न चौलड़ी, ऐसे ना हो रहा हो कि उसका कोई अर्थ विशेष होगा, विशेष होगा तो बहुब्रीहि बन जाएगा, पहला संख्यावाची होना चाहिए। एंड बात करें हम द्वंद्व की, द्वंद्व समास की अगर हम बात करते हैं तो द्वंद्व समास में क्या होता है, और अथवा, और सॉरी या लग जाता है, यानी क्या होता है समास विग्रह करोगे जब उस शब्द का, तो वहां बीच में और आएगा या तो फिर या आएगा। एंड फिर उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, जहां पर दोनों ही पद प्रधान नहीं होते लेकिन दोनों ही पद प्रधान नहीं होते लेकिन एक विशेष अर्थ जरूर निकल के आता है, एक तीसरा अर्थ जरूर निकल के आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब पूछा क्या है, कर्म तत्पुरुष। जो ये तत्पुरुष होता है, तत्पुरुष के भी कितने प्रकार होते हैं बेटा, 6 भाग होते हैं। 6 कैसे होते हैं, कारक कितने होते हैं, 8। 8 कारकों में पहला कर्म कर्ता कारक और अंतिम संबोधन कारक हटा दिया जाए तो बाकी 6 प्रकार जो होते हैं वो अलग अलग तत्पुरुष के भाग हो जाते हैं, जिसमें कर्म तत्पुरुष पूछा है। कर्म तत्पुरुष का चिन्ह होता है को, तो जहां को मिल जाएगा, जैसे लोम हर्षक, ये लोम हर्षक का मतलब होता है लोम, हृदय को हर्षाने वाला, लोम को हर्षित करने वाला। यहां लोम हर्षक में तो क्या होता है, लोम को हर्षित करने वाला, हर्षित करने वाला, तो को आया, को क्या है, कर्मकारक है, यानी उत्तर हमारा हो जाएगा ए। आत्मनिर्भर मतलब होता है आत्म पर निर्भर, यहां पे लगेगा पर और आएगा अधिकरण तत्पुरुष। देशवासियों, किसके, देशवासी यानी देश के वासी, यहां काकी के संबंध हो जाएगा। और सर्वाधिक मतलब होता है सबसे अधिक, सर्वाधिक सबसे अधिक। बात समझ में आया बेटा, क्वेश्चन समझ में आया, हाँ जी बहुत अच्छा। नेक्स्ट, ये पूरा डिटेल मैंने बता दिया है, आप लिखते जाना यार, क्योंकि मेरा जो एफर्ट है मैं चाहता हूं कि हर बच्चे तक पहुंचे, और वो तभी पहुंचेगा जब आप लिखते जाओगे ना। बाद में फिर आपको शिकायत नहीं हो कि अरे सर मैं तो पेड क्लास नहीं किया है, मैं डिटेल थियरी पढ़ाना है मुझे, ये सब थियरी ही तो पढ़ा रहा हूं, बस बस नाम है, बस वही है ना कि इसकी वैल्यू तब होती है जब आप पैसे देके कहीं पेड पढ़ते हो, पेड में जाके पढ़ते हो यही चीजें पैसे देके, तो आपकी उसकी वैल्यू होती है। जब फ्री में यूट्यूब मिलता रहता है, ठीक है पढ़ा तो रहे, सब पढ़ लेंगे, तो इसका चीज को ध्यान रखो। अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। कह रहा है कि अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हो। विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग, अनिवार्य प्रयोग यहां पे लिखा हुआ है। और जबकि पेडागोजी कहती है कि कंपलसरी कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, मतलब ये नहीं कि बस एकदम करना ही करना है, इसके अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं है ना। स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। समावेशी माहौल जो है इससे मतलब नहीं होता। सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना, या फिर विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करना, ये हम कह सकते हैं। अगर हम समावेशी माहौल का निर्माण करना चाहते हैं तो हर बच्चे को समान रूप से सब कुछ मिले, उसके लिए हमें बहुत सारे दृश्य श्रव्य संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार, अगर जरूरत है तो उचित अनुसार उचित प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बेटा, नॉट सी। अगला,
तद्भव शब्द है, क्या है? तद्भव शब्द है। सुर्ख, सत, ढाई और भक्त, क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्दों से परिवर्तित होकर बनते हैं, जो संस्कृत के मूल शब्दों से परिवर्तित होकर बनते हैं, जिनको हम अपने आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, वो क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। बताइए जरा। तो सुर्ख लिखा है, सुर्ख लाल ना, सजी सुर्ख लाल जोड़े में, क्या था? सजी सुर्ख जोड़े में चांद से दुल्हन, वो ना सुर्ख कहते हैं। सुर्ख मतलब होता है एकदम एकदम चाल, जैसे जो भी कलर है, सुर्ख काला है, सुर्ख लाल है ना, सुर्ख नीला है। सुर्ख का मतलब होता है एकदम, मतलब प्योर काला नीला पीला जो भी लगाएंगे। सत, सत मतलब होता है 100, ये सुर्ख, ये जो है तत्सम शब्द है। ढाई शब्द यहाँ पे तत्सम नहीं है, ढाई क्या है? गुड। अच्छा, अगर मैं कहूं ढाई और मैं पूछूं कि ये कौन सा विशेषण है, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे? सॉरी, ये कौन सा विशेषण है, बता पाएंगे? मान लो इसके आगे लगा दिया मैंने ढाई। हाँ हाँ बिल्कुल सुहाना लगेगा, चिंता मत करो बेटा, लगेगा सुहाना, परेशान ना हो, जब आएगा तो लगेगा। लेकिन अभी क्वेश्चन बता लो पहले, नौकरी लग जाएगी तो और सुहाना लगेगा। ठीक है। अनिश्चित संख्यावाची, कूट देंगे सही हो जाओगी, बता दे रहे हैं तुम लोगों को हम। अनिश्चित कैसे है? जब मैं निश्चित बता रहा हूं कि मुझे 2.5 रुपए चाहिए, तो अनिश्चित कैसे है? हाँ, ये है निश्चित संख्यावाची का अपूर्णांक। क्या समझे? ये पहले तो संख्यावाची है, पहले तो समझना क्या है ये। संख्यावाची है, संख्यावाची में निश्चित है और निश्चित में अपूर्णांक है। कैसा है? अपूर्णांक है, पूर्णांक नहीं है, अपूर्ण अंक है ना, अपूर्ण अंक है इसलिए अपूर्णांक है। 2.5, सवा, ठीक है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूल्हे के सेहरे में खो गई थी। चलो इधर देख लो पहले, दूल्हे के सेहरे में ना खो अभी से। पीपल शब्द का तत्सम रूप बताओ। पिप्पल लिखा है, पैपल लिखा है, पीपल लिखा है और पीपर लिखा है, बताओ। पीपर, पीपल शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? पीपर पात सरित सुमन डोला। तो पीपर का पिप्पल होता है, आपको बता दें हम, पिंपल मत कर देना, पिप्पल ही होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? सपत्नी लिखा है, रिक्त लिखा है, वल्गा और शक्कर। तद्भव यानी कि ऐसे शब्द जो जो चेंज होके बने हैं, तद्भव शब्द जो परिवर्तित होके बने हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो बताओ कौन सा शब्द तद्भव है? सपत्नी लिखा है यहाँ पे, रिक्त है, वल्गा है या शक्कर है? तद्भव, ध्यान रखना, सपत्नी ठीक है यहाँ पे, रिक्त भी ठीक है, वल्गा भी ठीक है, यहाँ पे शक्कर शब्द जो है तत्सम है, और सॉरी तद्भव है। शैशव शब्द का संज्ञा शब्द है, शैशव। शैशव कैसा शब्द, संज्ञा शब्द है? अब देखो, शैशव बनता है शिशु से। क्या बनता है? शिशु। शिशु क्या है आपका? जातिवाचक संज्ञा है, और शिशु बन गया शैशव, तो शैशव क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। क्योंकि शैशव का मतलब होता है शिशु की जो भाव कह सकते हैं ना, भावनाएं। तो जो शैशव क्या है? शैशव काल एक भाव है। शिशु मतलब होता है बच्चा, छोटा। शैशव मतलब क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। समझ आ रहा है? यस, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बताओ बेटा, क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? नहीं सॉरी, नहीं है। सभा, कक्षा, भीड़ और दौड़। सभा, कक्षा,
भीड़ और दौड़। समूहवाचक संज्ञा नहीं है। देखो, सभा भी है, कक्षा भी है, भीड़ भी है, दौड़, दौड़ लेकिन समूहवाचक नहीं है ना। दौड़ से समूह तो मतलब तो होता नहीं कोई, दौड़ का तो समूह से कोई मतलब होता नहीं, तो ये उत्तर आपका हो जाएगा दौड़। अगला बताओ, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है मेरे चीतों? लगाओ दम, एकदम जबरदस्त तरीके से आंसर दो यार, उड़ा दो एकदम पूरा। ऐसे उत्तर दो कि एग्जामिनर को भी लगे कि यार क्या ही बना दे प्रश्न, हम कहां से ले आए प्रश्न आखिर बताओ। जैसे मेरे जितना शेर शेरनी जब आ जाएंगे ना, मेरे चीते एग्जाम में पहुंचेंगे तो फिर तो मतलब चलो। तो हो जाएगा इनमें से कुछ, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन? संयुक्त सर्वनाम पूछा है। कोई अनिश्चित सर्वनाम है, अनिश्चित, कोई और कुछ, सब नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ, ये हो जाएगा संयुक्त। कुछ ना कुछ यहां पे क्या हो जाएगा? संयुक्त। ठीक है, संयुक्त सर्वनाम क्या है? कुछ ना कुछ, यहां जोड़ के बनाया गया सर्वनाम है, जुड़ा हुआ है, अकेले नहीं, मूल सर्वनाम नहीं है, संयुक्त सर्वनाम है। जैसे नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण देखो, कुछ होते हैं मूल सर्वनाम, जैसे मूल सर्वनाम में आता है मैं। अगर मैं कहूं मेरा, तो मेरा मूल सर्वनाम नहीं है, क्योंकि यहां मैं में रा प्रत्यय को जोड़ा गया है, रा क्या कहते हैं, कारक चिन्ह को जोड़ा गया है, तब बना है मेरा, तो इसे मूल सर्वनाम नहीं कहते, इसलिए बोलते हैं संयुक्त सर्वनाम। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। लड़का आया, वह गुलाब के फूल लाया, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, वह लड़का फूल देकर चला गया। गुलाब लेकर आया, तुम्हें पसंद भी थे, देके चला भी गया, ठीक है ना। तो कह रहा है कि विशेषण का प्रयोग हुआ है। गुलाब के फूल, कैसे फूल? गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं। क्या है? गुलाब के फूल मुझे पसंद है। कैसे फूल? गुलाब के फूल, गुलाब के फूल मुझे पसंद है। उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विशेषण कहां आ जाएगा? सी में। अगला, हथियाना में कौन सी क्रिया है? लो भाई, हथियाना में कौन सी क्रिया है? याद करो वो दिन, आज के 3500 साल पहले मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से कोई क्रिया बना दी जाए तो उसे कहते हैं नाम धातु क्रिया। हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना, गर्म से गरमाना, ठंडा से ठंडाना, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे शब्द मैंने आपको बताए थे, याद है? उन्हीं में से ये एक है, हाथ से बना हुआ है हथियाना, यानी क्या हो जाता है? इसे कहते हैं नाम धातु क्रिया। ऑप्शन नंबर डी देखो यहां पे लिखा है। प्रेरणार्थक क्रियाएं तब होती हैं जब हम खुद से काम ना कर किसी और से करवाते हैं या प्रेरित करते हैं किसी और को करने के लिए। जैसे अगर हम कहें यहाँ पे, मान लो कि कोई खाना है, तो खाना हम खा नहीं रहे, बल्कि किसी और को खिलवा भी नहीं रहे, खिलवाना। खाना शब्द से क्या बन जाएगा? खाना, खिलाना या फिर खिलवाना। तो ये जो खिलवाना है ना, ये प्रेरणार्थक क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। लिखना, लिखाना, लिखवाना, लिखवाना, वाना प्रत्यय लगा दिया जाए, प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं यहाँ पे। तो इस तरह की क्रियाएं क्या होती हैं? प्रेरणार्थक। संयुक्त क्रियाएं जहां पर दो क्रियाओं को जोड़ दिया गया, रोना धोना, खेलना कूदना, उठना बैठना ना, ऐसे जहां पर दो दो क्रियाओं को जोड़ दिया गया। या फिर कैसे होती हैं? या फिर वह सो गया, आप कहते हो कि सर वह तो सो गया। कभी आपने इस पर ध्यान दे के देखा कि आपने सो और गया दो क्रियाओं की बात की? सो कौन सी क्रिया है? सोना। और गया जाना, जाना का पास्ट फॉर्म ही तो है गया, यानी सोना और जाना दो क्रियाओं की आपने बात करी, लेकिन आपको कभी एहसास भी नहीं हुआ कि भैया दो दो क्रियाओं का प्रयोग कर रहे हो। और दोनों क्रियाओं को जोड़ के जरा देखो तो कैसा अजीब सा शब्द बनेगा। कह रहा है वह सो गया, सो गया मतलब अलग ही बोल रहे हो। अरे भाई एक बात बताओ ना यार, सोया है कि चला गया है? अगर गया तो फिर सोया कौन, और फिर सोया तो फिर गया कौन? ठीक है, तो ऐसे में आपको दो दो क्रियाओं, इसे बोलते हैं संयुक्त क्रियाएं। आगे बोलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर का मतलब होता है 6 to 8। उसमें हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्या हो जाएगा? बच्चों में कहानियों को शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास करना। बीपीएससी वालों देख लो, सीटेट वालों
बच्चों में कहानियों को शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास करना, बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना, बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना, या बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। तो क्या करते हैं उच्च माध्यमिक में, हम क्या करते हैं हिंदी शिक्षण में, बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, बहुत बढ़िया बेटा। सेशन को जरा शेयर वेयर कर दिया करो यार ना, लाइक अच्छा लगे तो लाइक भी किया कीजिए, और लेकिन अच्छा लगे तभी, और सेशन को शेयर कर दिया कीजिए। नहीं अच्छा लगे तो कल फिर दोबारा मेरे साथ 9 बजे इसी टाइम पे आपको मिलूंगा, 9 से 10 सेम टाइम पर मिलूंगा। दोबारा आइए, आज नहीं तो कल जरूर अच्छा लगेगा डेफिनेटली। नहीं भी लगेगा तो सीखने को जरूर मिलेगा ना, ऐसे मान लीजिए चलिए सीख लिया बहुत अच्छा है ना। चलिए तो फाइनली क्या हो जाएगा, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। लेकिन क्या है, क्रिया विशेषण है, अव्यय है, सर्वनाम है, संज्ञा है। फिर से मैं कहूंगा, आज के 3000 साल पहले मैंने आप लोगों से बताया था एक बात, याद है आपको? एक बात कौन सी बताई थी? लेकिन, किंतु, परंतु, तथा ना, एवं, अथवा, और, जहां भी आ जाए, ये क्या है, ये समुच्चय बोधक होता है। ये क्या होता है, ये समुच्चय बोधक के अंतर्गत आता है, ये होता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का काम क्या है, वाक्यों को जोड़ना, वाक्यों या वाक्यांशों या शब्दों को जोड़ने का काम करता है समुच्चय बोधक। और समुच्चय बोधक किसका पार्ट होता है, अव्यय का। यानी उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, अव्यय। वह पढ़ता है, बात भी करता है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ा किसने है, लेकिन ने, यानी जहां जोड़ने का काम करता है, इसका काम ही है चिपकाने का, ये चिपकाने वाला काम करता है हमेशा। ये बहुत बढ़िया वाला चिपकंतु पदार्थ है जो बड़े बड़े सेंटेंसेस को चिपका लेता है, तो यहां भी चिपकाने का काम कर दिया, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। अगला है, निम्नलिखित में से नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा? नरक कह रहा है, नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा, बताओ। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, नरक वरक की बात कर रहे हैं, देख लो। 3000 साल पहले, हाँ जी 3000 साल पहले बताया था मैंने आप लोगों को। तो निम्नलिखित में से नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आत्मोत्सर्ग है, यमलोक है, दुर्गति है, या यमपुर है? नरक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? गुड, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से, नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? देखो यमलोक भी कहते, भाई साहब कहां गए, यमलोक सिधार गए, यमलोक सिधार गए, दुर्गति हो गई, यमपुर चले गए। आत्मोत्सर्ग नहीं है भाई, बी वालों, सी वालों, डी वालों, जरा एक देख लो, पहले वाला देखो जरा। आत्मोत्सर्ग का मतलब नरक कैसे हो सकता है? ये पहले वाले का मतलब नरक, आत्म उत्सर्ग मतलब अपना उत्थान करना, आत्मोत्सर्ग का मतलब होता है अपना उत्थान करना। ध्यान से देखो, सारे के सारे बी कह रहे हैं, यहां लिखा है कि नरक का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये तीनों नरक का पर्यायवाची। कहां चले गए भाई, भाई साहब यमपुर सुधार गए, यमलोक चले गए, यमपुर चले गए, दुर्गति हो गई, दुर्गति, अरे भाई साहब दुर्गति हो गई, नरक हो गया। ऐसे बोलते हो ना आप लोग, यार गए तो थे भैया, समझ लो नरक हो गया है, नरक मतलब दुर्गति हो गई, उसे भी नरक बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, कोई बात नहीं, आपने गलत पढ़ लिया, बट कोई नहीं, आपको आता तो है ना। चलो मैं ये बात सोच के खुश हो जाऊंगा कि आपको आता है, आपने गलती से गलत पढ़ लिया इसलिए गलत उत्तर दे दिया ना, वरना तो सबको एक साथ टांग दूंगा मैं टेबल फैन में। ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताओ। ईख, बताओ प्रिया मिश्रा, अगला क्वेश्चन बढ़िया। ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पैड़ी, साखी, रसद और रसाल। ईख का पर्यायवाची शब्द, देखो पैड़ी तो होता है ईख का पर्यायवाची, पैड़ी भी होता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे रसाल का मतलब आम होता है, हाँ जी रसाल आम होता है, लेकिन क्या आम में रस होता है क्या? गन्ने में तो रस होता है, ईख में तो रस होता है, इसको भी तो रसाल कह सकते हैं। तो समानार्थी ये भी है, रसद भी है, साखी नहीं होता, साखी नहीं होता है, ठीक है, साखी नहीं होता। पैडी कहते हैं इसे, रसद कहते हैं, रसाल कहते हैं। ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो साखी नहीं होता है। अगला देखो, गौरव का विलोम शब्द बताओ। गौरव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? लाघव,
देखो गुरु से गौरव बनता है, लघु से लाघव। शब्द क्या हो जाएगा? गुरु। क्या हो जाएगा? गुरु का, सॉरी, गुरु, गुरु का क्या हो जाएगा? लघु। गुरु मतलब होता है भारी, लघु मतलब होता है छोटा। गौरव का लाघव। लघुत्व, लघुता और लघुत्तम तो बिल्कुल भी नहीं होता। अगला प्रश्न बताओ यहाँ पे, रोपण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? रोपण का, ठीक है, जल्दी बताओ, रोपण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? रोपण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? रोपण जानते हैं ना? रोपना, रोपण का मतलब रोपना होता है, उसका विलोम पूछा है, तो विलोम होता है उन्मूलन। किसी चीज को नया लगाना, कोई पेड़ आप नया लगा रहे हो और दूसरा कोई आ रहा है उखाड़ के फेंक दिया पेड़ को ना, तो क्या हो जाएगा? इसे बोलते हैं उन्मूलन, मतलब जड़ से उखाड़ देना। तो रोपण मतलब होता है नया लगाना और उसको उखाड़ के फेंक देना होता है उन्मूलन, जिसका विलोम होता है उल्टा। अगला बताओ, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दूध का रंग काला है, सफेद है, नीला है, भूरा है। लो, सबको पता है दूध का रंग कितना कैसा होता है? नीला होता है। नीला होता है ना? दूध का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। अगला बताओ, आज आकाश में डैश छाए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। आकाश में क्या छाए हैं? जलज मतलब होता है कमल, तो कमल आकाश में नहीं छा सकते। जलधि मतलब होता है समुद्र, मतलब समुद्र भी आकाश में नहीं छा सकता। जलद मतलब होता है बादल, तो आकाश में तो केवल बादल ही छा सकते हैं। और नीरज मतलब भी होता है कमल। एक लास्ट क्वेश्चन, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, ये प्रश्न आपका होमवर्क है। तो क्या करना है? इसको कमेंट करके मुझे आंसर देना है और बताना है कि आपने इस प्रश्न को समझा या नहीं समझा। उसके अलावा सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दें। सभी साथी सेशन को एक बार लाइक जरूर करेंगे अगर अच्छा लगा हो तो। और सबसे इंपॉर्टेंट काम, अपने सभी ग्रुप में अपने सभी दोस्तों को सोशल मीडिया पर जहां भी आप कंफर्टेबल महसूस करते हो, हालांकि ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज तो, ऐसा चीज तो है नहीं कि जहां पर आतंकवादी घोषित हो जाएंगे अगर मान लो शेयर वेयर कर दिया तो कंफर्टेबिलिटी कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी जहां आप अपने शान में गुस्ताखी नहीं समझते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। बाकी लोगों के लिए, जो लोग जिनको मिलेगा, उनका फायदा होगा, वो लाभान्वित होंगे, उन्हें उनमें शायद हो सकता है उनमें से कुछ को बहुत ही जरूरत हो, ना मिल ही ना रहा हो, तो उन्हें अच्छा लग जाए और शायद उनकी लाइफ सुधर जाए, संवर जाए, या फिर उससे इतना फायदा हो जाए कि वो सिलेक्शन ले ले। तो इसलिए आप सब शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है ना? बिल्कुल है बेटा। देखो, जो एग्जाम कंफ्यूजन है, ये बीपीएससी वालों के लिए, सी टेट वालों के लिए, टेट वालों के लिए, यूपी टेट या जितने भी स्टेट के टेट है, उन सबके लिए ये क्लास है। अभी हम थोड़ा सा हिंदी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे अब पेडागोजी को भी ऐड करूंगा मैं, क्योंकि बाकी सबके लिए तो सही है, सी टेट में पेडागोजी ज्यादा आती है, तो सी पेडागोजी भी ऐड करेंगे। लेकिन ये है कि ये सारी क्लास सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। उसी हिसाब से इसलिए पैराग्राफ भी रखते हैं, ताकि सब में पैराग्राफ भी आता है, ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। आप सबका आभार, हार्दिक आभार कि आप सब मेरे साथ बने रहे लगातार 1 घंटे तक। जो कुछ भी सीखा आपने उसे रिवाइज करते रहिए, इंप्लीमेंट लगातार करते रहिए। जहां भी आपको शब्द मिले, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कुछ भी पढ़ रहे हो, वहां हिंदी के शब्द आपको जरूर मिलेंगे। और जब मिले तो आप इसे याद कर लो, अच्छा यहाँ पे ये वाला समास है, यहाँ तो ये तो संज्ञा है, ये तो सर्वनाम है। बस ये सब करते रहिएगा, डेफिनेटली आप आराम से अच्छे समझ में आ जाएगा, सही चीजें समझते जाएंगे। बहुत अलग से एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना? नहीं दिया था, बिल्कुल दिया था, कल मैंने उस प्रश्न का भी जवाब दिया था मैंने। ताजिया, आपने शायद सुना नहीं। ठीक है। हाँ जी, टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर पीडीएफ। टेलीग्राम पर पीडीएफ जरूर मिल जाएगा, ठीक है।
गुड, थैंक यू, बहुत बढ़िया। हर शुभ काम की शुरुआत